हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस समय बच्चों हम सभी लोग पढ़ रहे हैं ऊष्मीय प्रसार तथा कैलोरी नीति, जिसके 4 लेक्चर आप सभी बच्चे पढ़ चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 5 लेकर आपके सामने हाजिर हैं। राइट, टॉपिक हमारा फिर वही ऊष्मीय प्रसार और कैलोरी नीति है, लेक्चर नंबर 5। लास्ट टर्म पर हमने आपको बताया था, चर्चा करना शुरू किया था द्रव में ऊष्मीय प्रसार। द्रव में ऊष्मीय प्रसार 2 प्रकार का मैंने आपको बताया था, एक वास्तविक प्रसार और एक आभासी प्रसार। आभासी प्रसार में क्या होता है, बर्तन के प्रसार को ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल द्रव के प्रसार को चेक किया जाता है। और वास्तविक प्रसार में द्रव के प्रसार के साथ साथ बर्तन के प्रसार को भी मापा जाता है, चेक किया जाता है। चलिए, आज हम लोग जानेंगे आभासी प्रसार गुणांक और वास्तविक प्रसार गुणांक क्या होते हैं। राइट, आभासी प्रसार गुणांक आज का हम सभी लोग जानेंगे। पहले आभासी प्रसार गुणांक। हमने माना किसी भी बर्तन में कोई द्रव भरा गया और उस भरे हुए द्रव का ताप डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। अगर किसी बर्तन में भरे हुए द्रव का ताप डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उस बर्तन में भरे हुए जल के आयतन में होने वाला जो आभासी प्रसार है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, जो आभासी प्रसार है यानी डेल्टा VA। डेल्टा VA को कहते हैं अपीरियंट। अपीरियंट मीन्स होता है आभासी। तो द्रव के आयतन में जो आभासी प्रसार है वो नंबर 1 तो द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा VA जो है वो प्रारंभिक आयतन कैपिटल V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर 2, जो द्रव के आयतन में आभासी प्रसार है वो ताप वृद्धि डेल्टा T के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों को हम कंबाइंड करें तो डेल्टा VA प्रोपोर्शनल हो जाएगा V इंटू डेल्टा। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे गामा A, जहां गामा A द्रव के आयतन में होने वाला आभासी आयतन प्रसार गुणांक है। क्या है? आभासी आयतन प्रसार गुणांक। और ये हो जाएगा इंटू V इंटू डेल्टा। अगर इससे बेटा हम गामा A का मान निकालें तो आभासी प्रसार गुणांक कितना हो जाएगा, डेल्टा VA अपान V इंटू डेल्टा। ये आ जाएगा आभासी प्रसार गुणांक। गामा A बराबर डेल्टा VA अपान V इंटू डेल्टा T। समझ में? यदि सूत्र में हम डेल्टा T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस ले लें तो फिर गामा A बराबर किससे हो जाएगा, तो गामा A बराबर हो जाएगा डेल्टा VA अपान कैपिटल V। यानी अगर किसी द्रव के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाए, 1 डिग्री सेल्सियस उसका ताप बढ़ाया जाए तो उसके आयतन में होने वाले आभासी प्रसार, तो उसके द्रव के आयतन में होने वाले आभासी प्रसार और वास्तविक आयतन के अनुपात को उस द्रव का क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक, या क्या कहते हैं, आभासी आयतन प्रसार गुणांक। तो ये आभासी आयतन प्रसार गुणांक फाइंड करें। बात समझ में? परिभाषा फिर से इसकी सुन लीजिए कि यदि किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो उसके आयतन में होने वाले आभासी परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को ही उस द्रव के पदार्थ का आभासी आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। कंफर्म है? आभासी आयतन प्रसार गुणांक बच्चों क्या होता है, सबको समझ में है? इसको आप नोट कीजिए।
नोट हो गया बेटा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वास्तविक प्रसार गुणांक। क्या जानेंगे? वास्तविक प्रसार गुणांक। वास्तविक प्रसार गुणांक। वास्तविक प्रसार गुणांक क्या होता है? अगर कोई द्रव किसी बर्तन में भरा हुआ है और उसका ताप डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है, तो उसके आयतन में होने वाला जो वास्तविक प्रसार है वो दो बातों पर निर्भर करता है। डेल्टा वी आर, आर माने होता है रियल। क्या होता है? रियल। रियल माने वास्तविक। डेल्टा वी आर प्रोपोर्शनल डेल्टा, प्रारंभिक आयतन के पहले तो अनुक्रमानुपाती होगा, जैसे अभी लास्ट आभासी प्रसार गुणांक में देखा हमने। और दूसरा जो डेल्टा वी है, यानी जो डेल्टा वी आर है, वास्तविक प्रसार जो आयतन में हुआ है, वो डेल्टा टी के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो डेल्टा वी आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी इंटू डेल्टा टी। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, गामा वी इंटू डेल्टा टी। इससे अगर बेटा हम गामा आर का मान निकालें तो कितना हो जाएगा? डेल्टा वी आर अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। ये हमारा निकल आएगा डेल्टा गामा आर बराबर डेल्टा वी आर अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। ये वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक फाइंड हो गया। यदि इस सूत्र में डेल्टा टी का मान 1 डिग्री सेल्सियस ले लें तो गामा आर बराबर किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा वी आर अपॉन वी। याद है? यानी यदि किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उस द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को ही उस द्रव के पदार्थ का वास्तविक प्रसार गुणांक कहते हैं या वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। बात समझ में आ गई? नोट करो बेटा इसको। नोट होगा बेटा सभी बच्चों को। तो ये हो गया हमारा आभासी प्रसार गुणांक और वास्तविक प्रसार गुणांक। कंफर्म? अब बेटा इसके बाद हम लोग जल के आयतन प्रसार की बात करेंगे। जल के आयतन प्रसार की बात करेंगे। मैंने भी आपको बताया था कि जो जल के आयतन में प्रसार होता है वो सामान्य द्रव में जो प्रसार होता है उस प्रसार से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसी वजह से हमने जब सामान्य द्रवों के आयतन में परिवर्तन की चर्चा की तो उसमें मैंने द्रव को हटा दिया था, वो जल को हटा दिया। जल को क्यों हटा दिया गया? क्योंकि जल के आयतन में जो प्रसार होता है वो एनामोलस चेंज होता है, यानी असंगत प्रसार होता है। असंगत प्रसार का मतलब है सामान्य द्रवों के प्रसार से डिफरेंट, राइट? अब हम लोग आज जानेंगे जल का असंगत प्रसार, एनामोलस चेंज ऑफ वाटर। जल का असंगत प्रसार क्या होता है? आइए जानते हैं जल के असंगत प्रसार के बारे में। जल में बेटा क्या देखा गया कि जब जल का ताप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, तो जल का आयतन बढ़ने की बजाय घटता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर जल का ताप बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो जल का आयतन बढ़ने की बजाय घटता है, रिड्यूस होता है।
और जब 4 डिग्री सेल्सियस के आगे ताप बढ़ाया जाता है तब जल का आयतन बढ़ता है। जबकि सामान्य द्रवों में जैसे ही आप 0 से उनका टेम्परेचर रेस करना स्टार्ट करेंगे उनका आयतन बढ़ने लगता है, लेकिन जल के साथ ऐसा नहीं है। जल के साथ क्या होता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का आयतन घटता है। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस से आगे आयतन बढ़ता है। तो देखो बेटा, जल में प्रसार जो होता है वो असंगत होता है, सामान्य द्रवों के संगत नहीं होता है। क्लियर? अगर हम किसी भी जल के आयतन में परिवर्तन और ताप के बीच ग्राफ दर्शाएं तो ये ग्राफ कैसे मिलेगा? ये इस पर हमने ताप को दिखा दिया और इसमें हमने आयतन परिवर्तन को दिखा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, जब 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस इसका ताप बढ़ाया जाए तो आयतन घटेगा। यहां पर 0 से हमने 1 किया, देखिए आयतन घट गया। 2 किया, आयतन घट गया। 3 किया, आयतन घट गया। और 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन सबसे कम है। और इसके बाद जब 4 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ाया गया तो देखिए इसका आयतन फिर से बढ़ने लगा, इंक्रीज होने लगा। तो जल का आयतन 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस से आगे आयतन बढ़ता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्योंकि 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का जो घनत्व है वो इंक्रीज होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अब आप जानते हैं, चूंकि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का आयतन के साथ व्युत्क्रमानुपात संबंध है। अगर आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। अब यहां पर आयतन 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक घट रहा है। अगर आयतन घट रहा है इसका मतलब घनत्व बढ़ रहा है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम हो जाता है, लगभग 1 × 10⁻³ kg/m³ हो जाता है। 1 × 10⁻³ kg/m³ हो जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव का आयतन सबसे मिनिमम हो जाता है। तो फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर आयतन सबसे मिनिमम हो जाएगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव का घनत्व जो है वो सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर? कहने का मतलब हुआ कि ये जो द्रव में के आयतन में असंगत प्रसार हो रहा है ये द्रव के घनत्व के परिवर्तन की वजह से हो रहा है। तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन सबसे कम हो जाता है
तो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा। ये ताप हमने दिखा दिया डिग्री सेल्सियस में और इस पर हमने घनत्व यानी डेंसिटी लिखा, राइट। ये 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो इसकी डेंसिटी है वो सबसे मैक्सिमम हो जाती है लगभग 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब हो जाती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन सबसे कम क्यों हो गया? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व सबसे ज्यादा है। समझ में? अब इसके बाद अगर 4 डिग्री सेल्सियस से आप नीचे आएंगे तो आप देखिए जल का आयतन बढ़ता रहता है। 4 पर ये है, 3 पर ये है, 2 पर ये है, 1 पर ये, यानी बढ़ने लगता है। अगर किसी द्रव का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस, जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से कम किया जाए तो इसका आयतन इंप्रूव होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है। यानी किसी भी द्रव का जो आयतन है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फिर बढ़ जाता है। बात समझ में? और 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी कम हो जाती है, घनत्व कम हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए किसी भी जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाए, अगर वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पर लाएंगे तो वो जमना शुरू हो जाएगा। 0 से नीचे लाएंगे वो बर्फ बन जाएगा। तो रीजन अर्थ का यहां पर क्या जो स्पष्ट होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का आयतन है वो ज्यादा हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो बर्फ का आयतन जल के आयतन से अधिक होता है। अर्थात अगर 1 किलोग्राम जल को 1 किलोग्राम बर्फ में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 1 किलोग्राम बर्फ का आयतन 1 किलोग्राम जल के आयतन से ज्यादा होता है। इसी वजह से जल से ही बनी बर्फ जल के ही पृष्ठ पर तैरती रहती है। क्या मतलब हुआ कि जल से ही बनी बर्फ जल के ही पृष्ठ पर तैरती रहती है। अर्थात आपके यहां जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल से बनी बर्फ जल पर ही क्यों तैरती रहती है, तो आप बताएंगे क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से, बोलो भाई, बर्फ का आयतन जल के आयतन से ज्यादा होता है। अगर बर्फ का आयतन ज्यादा होगा तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होगा। बात समझ में? इसी कारण से बर्फ जल पर तैरती रहती है। तो ये बेटा सबको दोनों ग्राफ समझ में आ गए, इनको आप बनाइए कॉपी पे। बन गया बच्चों? तो ये हमारा हो गया जल का असंगत प्रसार। कन्फर्म? तो आज की वीडियो में मैंने आपको एक तो बताया कि द्रव का आभासी प्रसार गुणांक क्या होता है और द्रव का आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है। साथ ही मैंने आपको बताया कि जल का असंगत प्रसार कैसे होता है, यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन घटता है, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका आयतन बढ़ता है। क्लियर? अगर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएंगे तो जल धीरे धीरे जैसे जैसे जल का ताप कम करते जाएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन बढ़ेगा और डेंसिटी कम हो जाएगी। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि बर्फ का आयतन जल के आयतन से कम, बर्फ का आयतन जल के आयतन से ज्यादा होता है। इसी वजह से जल से ही बनी बर्फ जल पर ही तैरती रहती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ऊष्मीय प्रसार का हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट होता है। उम्मीद है बच्चों सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको आप अपनी फेयर कॉपी पे नोट करें, अपने नोट्स बनाएं, तैयार करें और साथ में आप ऑनलाइन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।